जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल TKM एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों की। तो जो भी विद्यार्थी BSTC एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहा है वह एक बार इस क्लास को जरूर देखें। आज की जो क्लास है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो प्रश्न नंबर 1 है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसमें हमें ऑप्शन क्या दे रखा है? राम नारायण चौधरी ने, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा ने या फिर महात्मा गांधी ने। साथियों, इन चार ऑप्शनों में से बताना है कि जो बेंगू किसान आंदोलन हुआ था, बेंगू वर्तमान में चित्तौड़गढ़ के अंदर है, तो यह इसका नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों, इस ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। किसने किया था? बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया था। किसने किया था? राम नारायण चौधरी के द्वारा इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया। और बेंगू वर्तमान में कहां पर है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। कब चला था बेंगू के अंदर किसान आंदोलन? 1921 से 23 के मध्य चला था। ओके, तो इस ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जयपुर की किस शासक ने 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया? सवाई राम सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों, बात करें 5 सौर वेधशालाओं की, तो वह इनका निर्माण करवाया था किसने? सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने इन 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। कौन कौन सी हैं? दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, बनारस और जयपुर। इन 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। यानी आपको क्या बताना है? पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों के अंदर बांटा गया है। अरब सागर का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और तीसरा है आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी बताना है। ऑप्शन में क्या दे रखा है? गग्गर नदी, रूपारेल, बनास या फिर कांति, सॉरी इसकी जगह कांतली नदी है। कौन सी नदी हो जाएगी? कांतली है। ऑप्शन नंबर डी के अंदर कांतली नदी है। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के राइट आंसर को बारे में। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? आपकी कांतली नदी हो जाएगी। और ये सिक्कर के अंदर अंदर खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। अगर आपसे पूछे कि आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी होगी, तो वो आप ऑप्शन में क्या बताना है आपको? घग्गर नदी बताना है। कौन सी बताना है? घग्गर नदी बताना है। अगर सबसे लंबी नदी पूछे, अगर पूर्ण बहाव की दृष्टि से पूछे, तो कौन सी हो जाएगी? आपकी कांतली नदी हो जाएगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, माही बजाज सागर परियोजना में किन किन राज्यों की हिस्सेदारी है? राजस्थान व मध्य प्रदेश की, राजस्थान व उत्तर प्रदेश की, राजस्थान व गुजरात की या फिर पंजाब व राजस्थान की। तो साथियों, इन चार ऑप्शनों में से बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। माही बजाज सागर परियोजना में किन किन राज्यों की हिस्सेदारी है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। माही बजाज सागर परियोजना में किन किन राज्यों की हिस्सेदारी है? राजस्थान व गुजरात की हिस्सेदारी है। ओके, ध्यान रखना है इसका, राजस्थान व गुजरात की। और ये जो प्रश्न है कई बार एग्जामों के अंदर पूछा गया है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले हिस्सेदारी कितनी कितनी है, तो इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी तो हो जाएगी 45% और गुजरात की हिस्सेदारी हो जाएगी 55%। ओके, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा बात करें माही बजाज सागर बांध की, तो ये माही नदी पर बना हुआ है बांसवाड़ा जिले के अंदर। कहां पर? माही नदी पर बांसवाड़ा जिले के अंदर बना हुआ है और राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कितना लंबाई कितनी है? 3109 मीटर लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है।
ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है सुलिया जलप्रपात, भीमलत जलप्रपात, मैनाल जलप्रपात या फिर अरनाल जलप्रपात। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको क्या बताना है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताना है, या फिर जलप्रपात क्या होता है, झरना होता है। इस प्रकार से जब जल ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताना आपको। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चुलिया जलप्रपात। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, चुलिया जलप्रपात है, जो चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। ओके, और 18 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। कितनी है, 18 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। चुलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ के अंदर चंबल नदी के अंदर बना हुआ है। ओके, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है। ऑप्शन में क्या दे रखा है हमें, काली सिंध व आहू नदी के संगम पर, बेडस व गंभीरी नदी के संगम पर, चंबल व बामनी नदी के संगम पर, या फिर परवन या कालीखोह नदी के संगम पर। तो साथियों, बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, किस दुर्ग की, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। जो तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है चंबल और गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर। किन नदियों के संगम पर बना हुआ है, गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर बना हुआ है, गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर। यानी बड़ी गंभीरता से बेच दिया था मानमोरी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। ओके, और किसको, बप्पा रावल को। यानी बेडच बड़ी गंभीरता से, बेडच और गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है, और मानमोरी से जीता था किसने, बप्पा रावल ने इस दुर्ग को। ओके, राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है। रामदेव जी की, पाबू जी की, देवनारायण जी की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही बात करें क्वेश्चन नंबर 7 के राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है, तो वो हो जाएगी आपकी देवनारायण जी की फड़। किसकी हो जाएगी, देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ हो जाएगी। ओके, अगर आपसे सबसे लोकप्रिय फड़ पूछे, सबसे लोकप्रिय फड़ पूछ ले अगर एग्जाम के अंदर, लोकप्रिय फड़, तो वो हो जाएगी पैसे प्रिय पैसे पाबूजी। क्या हो जाएगी, पैसे प्रिय और पैसे ही पाबूजी। पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। ओके, और सबसे लंबी फड़ और सबसे प्राचीन फड़ पूछे तो कौन सी हो जाएगी, देवनारायण जी की फड़। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आप सभी का राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है कायलाना झील, राजसमंद झील, नक्की झील, या फिर जयसमंद झील। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील बताना है आपको, सबसे बड़ी मीठे पानी की, तो वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर डी, जयसमंद झील। कौन सी हो जाएगी, जयसमंद झील हो जाएगी। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी हो जाएगी आपकी, जयसमंद झील हो जाएगी। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर आपसे दूसरी पूछ ले तो वो हो जाएगी राजसमंद झील। इसके बाद में साथियों, अगर जयसमंद झील की बात करें तो जयसमंद झील वर्तमान के अंदर किस जिले के अंदर है, सलूम्बर के अंदर है। पहले ये उदयपुर के अंदर आती थी जयसमंद झील, लेकिन अब वर्तमान में 50 जिले हो चुके हैं, और अब किस जिले में आती है, सलूम्बर के अंदर आती है, और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है मीठे पानी की। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, किस वृक्ष को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। नागफली, खेजड़ी, बरगद, या फिर पीपल। तो आपको क्या बताना है, थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, किस वृक्ष को कहा जाता है। तो वो कहा जाता है आपका खेजड़ी को। किसे कहा जाता है, खेजड़ी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, धरती धोरारी कविता के लेखक कौन है। भगत सिंह, मीराबाई, कन्हैयालाल सेठिया, या फिर गुलजारी लाल नंदा। तो आपको क्या बताना है, धरती धोरारी कविता के लेखक कौन है, धरती धोरारी। तो इस कविता के जो लेखक हो जाएंगी वो हो जाएंगे आपके कन्हैयालाल सेठिया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा।
किसकी है ये कविता? कन्हैयालाल सेठिया जी की है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है ताशा, इकतारा, नौबत या फिर अलगोजा। तो साथियों बात करें मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र की, तो साथियों वैसे बात करें तो राजस्थान के वाद्य यंत्र को 4 भागों में बांटा गया है। तत्व वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। तो तत्व वाद्य यंत्र तो वे होते हैं जो तार से बजाए जाते हैं, जिस प्रकार से वीणा हो गई, गिटार हो गई। इस प्रकार के वाद्य यंत्र किस में आते हैं? तत्व वाद्य यंत्र के अंदर आते हैं। तत्व वाद्य यंत्र के बाद में आता है सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र जो फूंक से बजाए जाते हैं, मुंह से बजाए जाते हैं, फूंक मार के बजाए जाते हैं, ऐसे वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं। और यही यहाँ पर कौन सा पूछ रहा है? सुशिर वाद्य यंत्र के बारे में पूछ रहा है। तो आपका जो सुशिर वाद्य यंत्र हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अलगोजा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आप सभी का राइट हो जाएगा। जिस भी साथी ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उसका क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। अलगोजा कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है, यानी फूंक से बजाया जाता है, मुंह से बजाया जाता है। ओके, इसके बाद में और अगर वाद्य यंत्रों की बात करें तो एक आता है अवनद वाद्य यंत्र और एक आता है घन वाद्य यंत्र। यानी घन वाद्य यंत्र तो कौन से होते हैं? तो घन वाद्य यंत्र तो वे होते हैं जिन पर चमड़ा मड़ा हुआ होता है, जिस प्रकार से ढोल हो गया इस प्रकार के। और अवनद होते हैं जो धातु से बनते हैं, जिस प्रकार से घंटा हो गया, घंटी हो गई। ओके, तो इनका भी ध्यान रखना है आपको। ओके, वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? चौहान वंश की, राठौड़ वंश की, खिंची वंश की या फिर गोहिल वंश की? आपको क्या बताना है आशापुरा माता के बारे में? किस वंश की कुलदेवी है आशापुरा माता? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चौहान वंश की कुलदेवी है आशापुरा माता। किस वंश की? चौहान वंश की कुलदेवी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्लू पोट्री कला का प्रसिद्ध केंद्र है जयपुर, अलवर, कोटा या फिर उदयपुर? तो ब्लू पोट्री कला के बारे में बताना है आपको। कहाँ की प्रसिद्ध है, किस जिले की प्रसिद्ध है? तो वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर ए, जयपुर की प्रसिद्ध हो जाएगी। कहाँ की? जयपुर की प्रसिद्ध है। और अगर आपसे ब्लू पोट्री कला का स्वर्णकाल पूछे तो किसके समय का है? राम सिंह सेकंड के समय का है। ओके, उन्होंने कालू कुमार और चूड़ामन को, इन 2 व्यक्तियों को दिल्ली भेजा था इस कला को सीखने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ब्लू पोट्री कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। ओके, अगला प्रश्न है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को, 30 मार्च को, 30 जनवरी को या फिर 30 जुलाई को? तो बात करें साथियों राजस्थान दिवस की, तो वो मनाया जाता है 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। और एकीकरण के मतलब 30 मार्च को ही क्या बनाया गया था? जयपुर को राजधानी बनाया गया था एकीकरण के 4थे चरण के अंदर। ओके, तो राजस्थान दिवस भी कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आप सभी का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पन्नाधाय ने किसकी रक्षा की थी? राजकुमार उदय सिंह की, राजकुमार अजीत सिंह की, राजकुमार जोध सिंह की या फिर राजकुमार पृथ्वी सिंह की? साथियों बात करें पन्नाधाय की, तो पन्नाधाय ने रक्षा की थी राजकुमार उदय सिंह की। किसकी रक्षा की थी? उदय सिंह की रक्षा की थी। उदय सिंह कौन थे? महाराणा प्रताप के पिता का नाम था उदय सिंह। कौन थे? महाराणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह। और इनकी रक्षा की थी, अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर इनकी रक्षा की थी पन्नाधाय ने। ओके, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो साथियों ये थे बीएसटीसी एग्जाम 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहा है वह एक बार इस क्लास को जरूर देखे। और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।